हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सोर्सेज के ऊपर अपनी डिस्कशन शुरू की थी, जहाँ पे हमने क्लासिफाई किया था सोर्सेज को टू ब्रॉड कैटेगरीज में, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। एंड देन वी हैव फर्दर सब डिवाइडेड सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज इनटू इंडिजिनस एंड foreigners account. Then there were further subdivisions and then further subdivisions. So you can watch the classification of sources in the last video. आज की वीडियो में हम लोग उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ सैंपल सोर्सेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सारे सोर्सेज को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे हम बस कुछ सैंपल सोर्सेज को डील करेंगे ताकि आपकी फ़ैमिलियरिटी बनी रहे। और चूँकि यूपीएससी डायरेक्टली अभी कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछती है सोर्सेज के ऊपर से, तो इन वीडियोज़ के बाद आपकी सोर्सेज के से जो भी क्वेश्चंस आएँगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, सोर्सेज में ज़्यादा यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको अप्रोच वाली वीडियो में बताया था कि जो भी हमने पीरियडाइज़ेशन की थी, तो उस पीरियड में पहुँचने जब भी हम पहुँचेंगे, तो सबसे पहले उस पीरियड को जानने के जो भी हमारे हमारे पास सोर्सेज हैं, तो उन सोर्सेज को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सोर्सेज की डिस्कशन वहाँ भी होगी और यहाँ पे मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ताकि आपकी सोर्सेज के साथ फ़ैमिलियरिटी बनी रहे। So without wasting much time, let's begin our today's discussion. So in this video, our point of discussion will be only literary sources, because literary sources are vast in number, and even if we take the sample size, and even if we take the sample sources, it will not be possible to discuss all the sample sources, even the otherwise वीडियो की लेंथ अननेसेसरीली बहुत लंबी हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि छोटे-छोटे टाइम पीरियड में भी छोटे-छोटे लेंथ की वीडियो बनाई जाए, आधे घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो बना कर के, ताकि आप भी एक कॉन्सन्ट्रेटेड होकर के आधे 1 घंटे बैठ सके अपने स्क्रीन के सामने और कुछ सीख सके इन वीडियोज़ से। तो चलिए आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डिस्कशन करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लिटरेरी सोर्सेज़ की इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री के लिए? सोर्सेज की इम्पोर्टेंस इस बात में निहित है कि जिस पीरियड के लिए हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उस पीरियड के बारे में हम कुछ भी 100% कन्विक्शन के साथ नहीं कह पा रहे हैं। ऑल्दो वी हैव प्लेंटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द पीरियड, पार्टिकुलरली द हड़प्पन के सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, हम आर्कियोलॉजी के बेसिस पे ही है। तो जो भी हमारी नैरेटिव है, जो भी हमारी एक समझ है हड़प्पन पीरियड के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वो पूरी समझ आर्कियोलॉजी के ऊपर ही निर्भर करती है। लेकिन दोस्तों, आगे मैं बताऊँगा कि आर्कियोलॉजी से हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना कितना रिस्की काम है। और कई बार ऐसा होता है कि आप लिटरेरी सोर्सेज़ से कुछ हिस्ट्री लिखते हो, कुछ नैरेटिव लिखते हो, आर्कियोलॉजी से कुछ नैरेटिव लिखते हो, और कई बार ये नैरेटिव बहुत ही डाइवर्जेंट हो जाती है। तो एक अलग ही पिक्चर तैयार हो जाती है, और सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्कियोलॉजी से हिस्ट्री लिखेंगे और सिर्फ़ लिटरेरी सोर्सेज़ से हिस्ट्री लिखेंगे, तो एक अलग-अलग नैरेटिव तैयार हो जाती है, अलग-अलग हिस्ट्री तैयार हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे पास जितने भी सोर्सेज़ हैं, जितने भी एविडेंसेज़ हैं, सबको आपस में कोरबोरेट की जाए, और उसके बेसिस पे जितने भी कन्वर्जेंस होगी, जब एविडेंसेज़ की कन्वर्जेंस होगी, तो उस बेसिस पे हिस्ट्री तैयार की जाए। तो ऐसे में हिस्ट्री में जो एरर ऑफ मार्जिन होती है, वो बहुत कम हो जाएगी। और जो हिस्ट्री पेश होगी हमारे सामने में, वो पास्ट से क्लोज़ होगी, पास्ट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होगी। बट जहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज़ नहीं है, तो वहाँ पे हमें आर्कियोलॉजी पे ही निर्भर करना पड़ता है, या और भी दूसरी तरह के एविडेंसेस को हमें ढूँढना पड़ता है। तो ऐसे में जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसके डिस्टॉर्ट होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो लिटरेरी सोर्सेज़ की इम्पोर्टेंस वहाँ पे है। अदर दैन दैट, लिटरेरी सोर्सेज़ आर वेरी यूज़फुल। सी, अगर आपसे कोई बात कही जाए, है ना? या फिर आपसे कोई बात लिख के दी जाए, तो आप किस चीज़ में ज़्यादा यकीन करोगे? ऑब्वियसली जो आपसे लिख के दी जाती है, यानी कि लिखित प्रमाण में आप ज़्यादा यकीन करते हो। तो लिटरेरी सोर्सेज़ की भी यूज़फुलनेस यही है कि आपके पास कोई भी चीज़ लिख के दी हुई है। तो लिख के दी गई है, तो उसकी प्रामाणिकता भी ज़्यादा होती है। बट बट ये भी ज़रूरी नहीं कि जो लिखी गई बात है, वो भी 100% सच्ची हो।
बट लिखी गई है इसलिए हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट होती है। मान लो हमें आर्कियोलॉजी से कोई भी चीज़ मिली, कोई भी टूल्स मिले, कोई पॉटरी मिली या कोई भी मटेरियल रिमेन्स मिले, बट उस मटेरियल रिमेन्स की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? किस बैकग्राउंड में वो चीज़ हमें मिली है? क्या उसके पीछे कहानी है? ये आर्कियोलॉजी अपने आप में ये सारी बातें नहीं बता पाती है। इसके लिए हमें लिटरेचर पे ही डिपेंड करना पड़ता है, रिटेन सोर्सेज़ पे ही हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो रिटेन सोर्सेज़ से हमें हिस्ट्री के अपने पास्ट के कई सारे पहलुओं पे नज़र पड़ती है, कई सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती है, एक हिस्टोरिकल सेटिंग मिलती है, बैकग्राउंड मिलती है कि किस प बैकग्राउंड में हमारी पॉलिटिक्स कैसी थी, हमारी सोसाइटी कैसी थी, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारी कल्चर, हमारी रिलिजियस बिलीफ क्या थे। तो ये सारी बातें हमें लिटरेचर से पता चलती हैं। देखो अगर मैं रिलीजन की सिर्फ़ बात करूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर एन एन एग्ज़ाम्पल मैं रिलीजन की बात करूँ, तो रिलीजन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट होती है, कर्मकांडीय पक्ष होते हैं रिलीजन के और दूसरी आइडियोलॉजिकल और या फिलोसॉफ़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि लोग उस टाइम पे क्या सोचते थे, क्या प्रे करते थे, क्या मानना था उनका रिलीजन को लेकर के, भगवान को लेकर के, क्या उनसे भगवान के क्या संबंध थे, किस तरह की बिलीफ्स थी उनकी। तो ये बिलीफ्स वाली जो पार्ट है, कर्मकांडीय पार्ट, रिचुअलिस्टिक पार्ट, ये आर्कियोलॉजी से भले ही हमें पता चल सकती है, बट जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं या लोग जो आपस में उस टाइम में जो डिस्कोर्स होती थी, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स होती थी, वो सारी बातें हमें लिटरेचर से ही पता चल सकती हैं, वो आर्कियोलॉजी से हमें पता नहीं चल सकती है। तो लिटरेचर हमें काफ़ी चीज़ें जो जो हमारी हिस्ट्री की समझ है उसको और भी ज़्यादा व्यापक करती है। एंड दीज़ सोर्सेज़ हेल्प हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स, अंडरस्टैंड एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड एनालाइज़ द थॉट प्रोसेसेस ऑफ द डिफरेंट एराज़। Thought processes of different eras. So these are the importance of literary sources. But before we take any ancient text as the source of history, we have to be very cautious. We have to deal with certain issues. We have to resolve some issues with the literary sources. The first and foremost issue is the age and authorship of the text. बिकॉज़ जनरली जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं, उनकी पीरियड ऑफ कंपोज़िशन काफ़ी लंबे पीरियड तक चली है। समय के साथ-साथ उनमें कुछ एडिशन हुए हैं, कुछ उसमें मॉडिफ़िकेशन हुई, कुछ चीज़ों को जोड़ी गई, कुछ चीज़ों को हटाई गई है। तो ऐसे में अगर हम किसी भी टेक्स्ट को एज़ ए हिस्टोरिकल सोर्स ले रहे हैं, तो किस पीरियड की बात वो हमसे कहेगी, ये कह पाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है अनटिल एंड अनलेस हम उसमें एक क्रोनोलॉजिकल लेयर तैयार कर लें। क्रोनोलॉजिकल लेयर का मतलब है कि लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके स्टाइल के बेसिस पे हम ये पता कर लें कि ये जो टेक्स्ट है इसमें यहाँ पे कुछ चेंजेज़ हुई है, फिर यहाँ पे कुछ चेंजेज़ हुई है। टाइम टाइम पे जो है टेक्स्ट में कुछ चेंजेज़ होती रही है। तो जहाँ से इस पीरियड लेट्स से ए टू बी ये कुछ चेंजेज़ हुई हैं। बी, सी एंड डी पॉइंट पे कुछ चेंजेज़ हुई है। तो बी पॉइंट पे जो चेंजेज़ हुई है तो ए टू बी जो भी हमारी टेक्स्ट हैं इस पीरियड के दौरान जो जो टेक्स्ट कहती है हमारी, अगर ये एक सेपरेट लेयर्स तैयार हो जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल लेयर्स, तो ए टू बी जो भी पीरियड है हमारी, वहाँ तक की जो भी टेक्स्ट है, तो वो टेक्स्ट हमें उस पीरियड की सोसाइटी के बारे में कुछ बताएगी, उस पीरियड की हमें रिलीजन के बारे में कुछ बताएगी, उस पीरियड की हमारे कल्चर के बारे में कुछ बताएगी। देन बी टू सी भी कुछ हमारे उसी एस्पेक्ट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताएगी और हम ईज़िली बता पाएँगे कि ए टू बी एंड बी टू सी क्या चेंजेज़ हो रही हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या चेंजेज़ हो रही हैं। तो ज़रूरी है कि एक क्रोनोलॉजिकल लेयर तैयार कर लें बिफोर वी टेक एनी एंशिएंट और मेडिएवल टेक्स्ट एज़ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सेम इज़ द केस विद ऑथरशिप क्योंकि मोस्टली जो भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, इम्पोर्टेंट एंशिएंट टेक्स्ट चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, तो ये सारी टेक्स्ट ना तो किसी एक पीरियड में कंपोज की गई है, ना ही किसी एक राइटर ने कंपोज की है। तो विथ टाइम, विथ चेंजिंग टाइम्स इसमें कुछ चेंजेज आते रहे हैं। सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी इन सब के रिक्वायरमेंट के अनुसार इन टेक्स्ट में भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहे हैं। तो ऐसे में
इनके डिफरेंट ऑथर्स का पता करना, फिर ऑथर्स की क्या वे ऑफ राइटिंग है, वे ऑफ इमेजिनेशन है, उनकी क्या रिलेशनशिप है। जैसे अगर मैं बायोग्राफी की बात करूँ, तो फॉर एग्जांपल हर्षचरित, जो एक हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, रिटन बाय बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की क्या रिलेशन थी हर्ष के साथ? Banbhat was the court poet of Harsha, and Harsha was the patron. So they had a patron-client relationship. So it is possible that Banbhat will never, Banbhat will exaggerate, Banbhat will only write about the achievements of Harsha. It is possible, it's a possibility. Banbhat will write about the achievements of Harsha, or he may even exaggerate the achievements, and he may hide the setbacks Harsha faced in his tenure. तो ऐसे में हिस्ट्री से हम दूर हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूँ, मिडिवल टाइम्स में पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो उनको कहा जाता है पगला सुल्तान, मैड एम्पायर, मैड रूलर। तो ऐसे में तो उनको उनके बारे में जो भी बातें हमें पता चली हैं, वो हमें इब्न बतूता के राइटिंग से पता चली है। तो इब्न बतूता उनको ऐसा क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे भी कहानी है कि इब्न बतूता को उन्होंने 7 साल के एक करप्शन के चार्ज में जेल में डाल दिए थे। तो जब इब्न बतूता जेल से रिहा होते हैं और वापस मोरक्को जाते हैं, तो मोरक्को जाकर के वो मोहम्मद बिन तुगलक को इस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इस तरह की बातें लिखते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे में इब्न बतूता की ऑलरेडी खुन्नस थी मोहम्मद बिन तुगलक से, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के अचीवमेंट्स को थोड़ा बैकग्राउंड में रखते हैं और उनके जो भी सेटबैक्स हैं उनको सामने लाते हैं। तो ऐसे में किसी ऑथर की क्या रिलेशनशिप है जिनके बारे में वो लिख रहे हैं, ये पता करना ज़रूरी है। तो एज एंड ऑथरशिप को सबसे पहले हमें डील करना पड़ेगा। फिर हमें डील करना पड़ेगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि किस हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट में ये टेक्स्ट प्रोड्यूस की गई है और सर्कुलेट की गई है। हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट का मतलब है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या थी उस टाइम की, सोशल एनवायरनमेंट क्या थी उस टाइम की, आइडियोलॉजी कैसी थी, फिलॉसफी कैसी थी। तो ऐसे एनवायरनमेंट में देखो, एक खास तरह के एनवायरनमेंट में किसी आइडियोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और किसी दूसरी आइडियोलॉजी को पीछे धकेला जाता है। ये हर पीरियड की ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी बात है। तो क्या थे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्या थे हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट उस टाइम की जिसमें कोई भी टेक्स्ट प्रोड्यूस की गई है और सर्कुलेट की गई है। तो उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर जिस टेक्स्ट को हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री ले रहे हैं, उसकी जॉनर क्या है? क्या वो कॉमेडी टेक्स्ट है? क्या वो पोएट्री है? उसमें राइटर्स की इमेजिनेशन कितनी है? तो इन सारी बातों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, किसी भी सोर्स को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री लेने से पहले। देन फाइनली आइडियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी। आइडियलिज्म, तो जैसे मान लो धर्मशास्त्र है, तो धर्मशास्त्र में हमारे कंडक्ट्स बताए गए हैं कि हमारे प्रॉपर कंडक्ट क्या होनी चाहिए। बट क्या ये जरूरी तो नहीं कि जो टेक्स्ट में प्रिस्क्राइब्ड कंडक्ट है, सोसाइटी उसी कंडक्ट पे चल रही हो, एग्जैक्टली वही कंडक्ट सोसाइटी में फॉलो हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज एक मोटर व्हीकल एक्ट है जहां आपको ट्रिपलिंग के लिए प्रतिबंधित करती है। बट सोसाइटी में वो चीज़ तो हो रही है ना, ट्रिपिंग चल रही है या ओवर स्पीडिंग हो रही है, या फिर लोग बिना हेलमेट के भी चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट लगा के भी चलाते हैं। बट अगर टेक्स्ट को पढ़ करके आप हिस्ट्री क्रिएट करने जाएंगे, तो आप तो सोसाइटी की एक रिफ्लेक्टेड इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ना फिर। तो आइडियलिज्म कितनी है और प्रैक्टिकलिटी कितनी हो रही थी सोसाइटी में, उस चीज़ को कितनी प्रैक्टिस में उतारा जा रहा था, इस चीज़ का हमें पता करना पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं, इसके अलावा भी कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। इसको हमें पहले डील करना पड़ता है जब हम किसी एंशियंट टेक्स्ट को या मिडेवल टेक्स्ट को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री लेते हैं। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्दर डिस्कशन ऑफ द सोर्सेज। एंशियंट एंड अर्ली मिडेवल टेक्स्ट के कई तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, बट एक बेहतर क्लासिफिकेशन जो मुझे लगी है कि मैं उनको इन टेक्स्ट में डिवाइड कर सकूं, और ये क्लासिफिकेशन आपको उपिंदर सिंह मैम की बुक में मिल जाएंगी। उपिंदर सिंह उपिंदर सिंह जी की एक बुक है ये, और हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर
मनमोहन सिंह जी की डॉटर हैं और शी इज अ वेरी गुड हिस्टोरियन। सो इनकी एक बुक है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिएवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी। तो उसमें ये सोर्सेज को इस तरह से लिटरेरी सोर्सेज को इन कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई है। ब्राह्मणिकल और हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, संगम एंड लेटर तमिल टेक्स्ट, कन्नड़ एंड तेलुगु टेक्स्ट, और इसके अलावा और भी जो भी टेक्स्ट बचते हैं उनको हम अदर टेक्स्ट के कैटेगरी में डील कर लेंगे। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन अच्छी भी है क्लासिफिकेशन, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा सेटिक बैठती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं तो आपको क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जैन टेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्नड़ और तेलुगु टेक्स्ट। तो इस तरह के टेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस यूपीएससी पिछले 2-3 सालों में पूछी है। आप पीवाईक्यू रेफर कर सकते हैं, या आगे चल करके मैं जब आपको ज़्यादा कुछ सोर्सेज डील करेंगे उस टाइम में, तो आपको साथ ही साथ पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस मैं वहाँ पे आपको करवाऊंगा, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज इस फेज में आकर के मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पीवाईक्यू तो जरूर एक दो बार देखी भी होगी, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। खैर, तो ये जो है ये हमारी क्लासिफिकेशन होगी टेक्स्ट की, और अंडर दीज क्लासिफिकेशंस वी विल रीड सम सिंपल सोर्सेज, लाइक वी विल रीड सम ब्राह्मणिकल और हिंदू सोर्सेज। ब्राह्मणिकल और हिंदू को अलग अलग कहने का मतलब है कि देखो, हिंदू एज एन आइडेंटिटी इज ए लेटर डेवलपमेंट। ये डिफरेंट कल्चर्स के एसिमिलेशन से बनी है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के एसिमिलेशन से बनी है। जिसको हिंदू कहते हैं, तो हिंदू ना तो किसी एक धर्म ग्रंथ से बंधा हुआ है, ना ही यहाँ पे इसमें कोई एक धर्म गुरु है, तो और ना ही कोई एक तरह की कल्चर है। ये डिफरेंट कल्चर्स की एक एक एसिमिलेशन है, जो जिसको आप हिंदू कल्चर कहते हैं। तो बट वैदिक कल्चर जो थी उसको हम लोग या तो वैदिक कल्चर कह सकते हैं या ब्राह्मणिकल कल्चर कह सकते हैं, because the Vedic texts were composed and were composed by a section of society called Brahmins. That's why we refer to them as Brahmanical texts. So उनको हम इन बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल और हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, संगम एंड लेटर तमिल टेक्स्ट, कन्नड़ एंड तेलुगु टेक्स्ट, एंड इफ देयर आर सम टेक्स्ट रिमेनिंग, हम उनको इन टेक्स्ट में डील कर सकते हैं। So let's come to our first classification, ब्राह्मणिकल और हिंदू टेक्स्ट। ब्राह्मणिकल हिंदू टेक्स्ट में ऐसे तो कई सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, और सबको डिस्कस करना पॉसिबल भी नहीं है, बट जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये 4 टेक्स्ट हैं ऐसे: वेदास, एपिक्स, पुराण एंड महाभारत। एपिक्स का मतलब यहाँ पे हमारी रामायण और महाभारत से, वो महाकाव्य, 2 महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। तो उनको एज ए, और इन टेक्स्ट को हम डील करेंगे एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ना कि इनके में इसके कंटेंट के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, बट इनको एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम किस हद तक ले सकते हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, इनमें इनमें हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट इज द वेदास। Vedas comes from the root word vid. Vid means knowledge. So Vedas contains the knowledge. It belongs to the श्रुति लिटरेचर। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, श्रुति लिटरेचर क्या होती है। श्रुति और स्मृति लिटरेचर, दो तरह की लिटरेचर होती है। हमारे जो भी टेक्स्ट हैं, एंशियंट टेक्स्ट, उनको दो तरह की लिटरेचर में क्लासिफाई की गई है। एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। श्रुति का मतलब है कि सुन करके, और स्मृति का मतलब है कि स्मरण करके। स्मरण मतलब अपनी मेमोरी से, जो भी हमने कभी सुना है, जो चलती आई है, जो भी, उनको हमने स्मरण करके अपनी मेमोरी से उसको कंपाइल किया, और वो बन गई स्मृति लिटरेचर। श्रुति का मतलब है कि जो भी कुछ भी हमने सुना, उसको हमने तुरंत कंपोज कर लिया, ये है श्रुति लिटरेचर। वेदास कम अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रुति लिटरेचर, मतलब कि वेदास को किसी ने सुना और उसने उन्होंने वहां उसे कंपोज किया, तो वो हो गई श्रुति लिटरेचर। वेदास कम अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रुति लिटरेचर। आर थॉट टू इम्बॉडी एन इटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ। इटर्नल, इटर्नल मतलब हमेशा चलने वाली, कभी नहीं खत्म होने वाली। सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ, ये अपने आप में सत्य है, ये अपने आप में एक सत्य है और हमेशा सत्य रहेगी, यूनिवर्सली, हमेशा, हर एक पीरियड में ये सत्य होगी। सो वेदास को मानी जाती है कि वो इटर्नल है, एंड इट इज सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ है, एंड इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपौरुषेय। अपौरुषेय, which means it is not composed by any human. Then who composed it? No, no, it is not produced by any human. That's why अपौरुषेय.
So if it is not produced by human, then who produced it? So it is said that Vedas were revealed to sages or rishis by the gods in the or realized by them in the state of meditation. So if it is produced by God, if it is revealed by God, so no one can question the authority of Veda. सो वेदास को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सत्य है, ये अपने आप में प्रमाण है और ये हमेशा अपने आप में सत्य रहेगी। तो वेदों को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ऐसी मानी जाती है, मैं नहीं कह रहा, ऐसी मानी जाती है, ऐसी बिलीफ है। तो वेदों को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी चीज की प्रमाणिकता साबित करनी है तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वेद में उस चीज के बारे में क्या कही गई है। अगर वेदों में उस चीज की जिक्र है, उस चीज को बताई गई है सही, तो वो चीज सही है। अगर गलत बताई गई है तो वो चीज गलत है। मतलब है कि वेदों को खुद को प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। वेदों में जो भी बातें लिखी गई हैं, एक एक बात सही है, एक एक वर्ड सही है, उसमें एक एक, एक चीज सच है। और वेदों को प्रमाण वेदों के प्रमाण को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वेदों के थ्रू हम किसी और चीज को प्रमाणित कर सकते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, चाहे हमारी ट्रेडिशन हो, चाहे हमारी प्रैक्टिस हो किसी भी तरह की, चाहे हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन हो, कुछ भी हो। अगर वेदों में उस चीज की प्रामाणिकता है, तो वो कोई भी हमारी प्रैक्टिस भी हो, ट्रेडिशन हो, कल्चर हो, वो कल्चर हमारी वैलिड है, सही है। जैसे आज के टाइम में कोई भी लॉ बनती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग देखते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है तो वो लॉ भी वैलिड है। तो सिमिलरली उस टाइम में वेदास अगर है, तो वेदों में अगर वो चीजें लिखी हुई है, कुछ चीजें वेदों से हम प्रमाणिकता साबित कर सकते हैं, किसी भी हमारी कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई भी लॉ हो, हमारी सोशल लॉज या पॉलिटिकल सोशल लॉज या लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेशन, सोशल लॉज या फिर कोई लेजिस्लेशन हो, या फिर कोई भी सोशल हमारी प्रैक्टिस हो, तो उनको हम वेदों से ही अ, उसकी प्रामाणिकता साबित करेंगे। Then we should be knowing about some things about Vedas. As we know, there are four Vedas: Rig Veda, Samved, Yajurved, and Atharved. Rig Veda is the earliest composition, and it belongs to Rigvedic period. Other Vedas belong to and different other Vedic texts like Vedangs and Ved. Then there are some Brahmans, Aranyaks, Upanishads associated with Vedas. Every other text except Rig Veda is later Vedic text. Even some chapters or some books or some mandals in Rig Veda belong to later Vedic, but it is part of Rig Vedic text. So Vedas are four types. There are four types of Vedas: Rig Veda, Samved, Yajurved, and Atharved. Out of these four, Rig Veda, Samveda, and Yajurved, they are Aryan works, whereas Atharved is considered a non-Aryan work. It is also a text that is considered Veda without Brahman. Now there are four layers of Vedas. First layer is Samhita. Samhita is the oldest layer. Oldest layer का मतलब है कि it's just a collection. It's just a collection of texts. It's just a collection of prayers. It's just a collection of mantras, litanies, benedictions. Litanies and benedictions का मतलब होता है कि जब भी हम प्रे करते हैं, कुछ मांगने के लिए प्रे करते हैं, तो उसको benedictions या litanies कहते हैं। तो ये जो संहिता है, संहिता कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरह की कलेक्शन होती है, किसी भी टेक्स्ट की कलेक्शन हो सकती है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, मान लो कि आप बिपिन चंद्र पढ़ रहे हैं, तो बिपिन चंद्र इज अ संहिता। आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो फॉर पॉलिटी, सो लक्ष्मीकांत इज अ संहिता। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं फॉर आर्टिकल्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ संहिता। सो संहिता इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन एनी फॉर्म। इट कैन बी एनी टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हो, वो संहिता ही है। बट देयर आर some texts which explain these samhitas. There are some prose explanations of samhita, the Vedic texts, the mantras, the hymns, the prayers. So there is a prose explanation of these samhitas. So these prose explanations are the Brahmins, and Brahmins contains the details and explanations of sacrificial rituals and their outcomes. जो भी हम यज्ञ करते हैं और जो भी हम बलि देते हैं, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी क्या उसको एक्सप्लेन करती है, एक टेक्स्ट है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। सो हर वेद के साथ एक संहिता होगी। एक एक हर वेद अपने आप में एक संहिता है, क्योंकि उसमें कलेक्शन है, किसी भी चीज की कलेक्शन है। देन उस संहिता को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है।
तो हर वेद के साथ कई सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, हर वेद की कई एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि हर वेद की अपनी-अपनी ब्राह्मण ग्रंथ होंगे और हर वेद के कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं। सिमिलरली एक दूसरी तरह की एक्सप्लेनेशन है कि सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन है। एक ग्रंथ कहती है कि जो भी जो भी सैक्रिफाइस की बात की गई कही गई है, वो सिंबॉलिक सैक्रिफाइस है। वो थोड़ी फिलॉसॉफिकल लेवल पे हमें लेके जाते हैं। तो वो जो ग्रंथ है वो कहलाई आरण्यक। फिर एक दूसरी टाइप की ग्रंथ है जो बाद में चल के डेवलप हुई है, उपनिषद। तो उपनिषद डील्स विथ मेडिटेशन, फिलॉसफी, ontological नॉलेज, कॉन्शियसनेस, चेतना। ontological नॉलेज का मतलब है कि जो अबाउट द लाइफ एंड डेथ एंड ऑल द एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी होते हैं, इस तरह की जो भी एक्सप्लेनेशंस होती हैं, उनको उपनिषद डील करती है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली Upanishads are most closely associated with the concept of Atma and Brahma. So these are the four layers of Vedas: Samhita, Brahmans, Aranyaks, and Upanishads. Brahmans, Aranyaks, Upanishads are the explanation of Samhita only. So a Vedic text can have so many Brahmans, a Vedic text can have so many Aranyaks, a Vedic text can have so many Upanishad also. So you can clearly see that there is a vast, corpus of Vedic texts, and this is not it. This is not it. Other than that, Vedic texts also contain those supplementary texts which were composed, which were compiled to help us understand the Vedic literature, and they were called Vedans. We will discuss Vedans in a while. So, it is clearly seen that there are a lot of Vedic corpus और इन सारे वैदिक कॉर्पस को पढ़ना, इंटरप्रेट करना। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि संहिता के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कई सारे। मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि ऋग्वेद के साथ ही देखो, ऋग्वेद के साथ ही कितने तरह की ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण एक सोशल क्लास भी है और ब्राह्मण एक किताबों के नाम भी है, मतलब एक किताबों की कैटेगरी है, टेक्स्ट की कैटेगरी है, ग्रंथ की कैटेगरी है ब्राह्मण। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो टेक्स्ट की कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऋग्वेद के साथ ऐतरेय ब्राह्मण है, कौशिटकी ब्राह्मण है, पंचविंश ब्राह्मण है, जैमिनीय ब्राह्मण है, और ये बस कुछ ही नाम है। ऐसे कितने हैं हमें नहीं पता, कितने बर्बाद हो गए, कितने खत्म हो गई होगी वो हमें नहीं पता, कितनी खो गई होंगी होंगी हमें वो नहीं पता, क्योंकि ये सभी ओरली ट्रांसमिट हो रही है, कंपाइल हुई काफी समय के बाद जाकर के। तो ओरली ट्रांसमिट होने में कौन सी टेक्स्ट हमारे पास प्रिजर्व होके रही है, कौन सी खो गई है, ये हमें पता भी नहीं है। तो ये कुछ 4-5 है जो कि मैं यहाँ पे मैंने लिखा है। इसके अलावा जो हमें पता है वो कम से कम 100-150 तो जरूर होंगे, और कितनी खो गई है उसकी तो फिर बात ही नहीं है। तो ऋग्वेद के साथ इतने सारे ब्राह्मण ग्रंथ एसोसिएटेड हैं, मतलब कि ऋग्वेद में जो भी प्रेयर्स हैं, रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स को के इतने सारे इंटरप्रिटेशन है, इतने सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। इसके अलावा यजुर्वेद के साथ जो इम्पोर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ एसोसिएटेड हैं वो है शतपथ ब्राह्मण एंड तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस ब्राह्मण टेक्स्ट वी नो सो फार, and it talks about the rituals. There is a chapter in Satpat Brahman which talks about the rituals and ceremonies before starting agriculture. एग्रीकल्चर को शुरू करने से पहले, ताकि आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छी हो, चाहे आपकी क्रॉप अच्छी अच्छी तरीके से निकले बिना किसी रुकावट के हो। तो इन सब के लिए हमारे पास जो भी रिचुअल्स हैं और सेरेमोनीज हैं एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले, उनके बारे में जो जिक्र है वो शतपथ ब्राह्मण में है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकती है आपकी यूपीएससी के लिए, या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए दे सकते हैं तो उसके लिए तो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन अथर्ववेद के साथ जो एक इम्पोर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ एसोसिएटेड है वो है हमारी गोपथ ब्राह्मण। तो ये पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अब यूपीएससी के लिए भी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी। तो आप चाहो तो इसको एक नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, या मैं आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा अगर आपकी कुछ डिमांड आती है तो। इसके अलावा ये तो ब्राह्मण हो गए, सिमिलरली अरण्यक्स भी हैं और सिमिलरली उपनिषद भी हैं। तो कहने का मतलब है कि एक वैदिक टेक्स्ट के साथ, किसी भी वैदिक टेक्स्ट के साथ
इतने सारे दूसरे टेक्स्ट एसोसिएटेड होते हैं। एक वेदों के साथ कई सारे टेक्स्ट एसोसिएटेड हैं, कई सारे ब्राह्मण टेक्स्ट एसोसिएटेड हैं, कई सारे आरण्यक टेक्स्ट एसोसिएटेड हैं, कई सारे उपनिषदिक टेक्स्ट एसोसिएटेड हैं और ये सभी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं हमारे वेदों के। तो although Vedas are considered to be self-existent eternal truth, but what is the actual truth? There are so many explanations of this truth only. So what is the actual truth among all of these truth? कौन सी सही एक्सप्लेनेशन है? तो तो इन टेक्स्ट को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री लेने से पहले हमें इन बातों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं इन वैदिक टेक्स्ट को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री लेने की। बट उससे पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। आप उसको कभी कभी देखा होगा कि 10 बुक्स भी कहते हैं या 10 मंडल्स कहते हैं। सो दो जो 10 चैप्टर्स है ऋग्वेद में, uh, उनको कहते हैं मंडल्स। रिगार्डिंग वेदा देयर टोटल 10 चैप्टर्स कॉल्ड मंडल्स इन ऋग्वेदा। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऋग्वेदा की बात हो रही है। तो ऋग्वेदा में 10 चैप्टर हैं, उनको हर एक चैप्टर को मंडल कही गई है, यानी कि ऋग्वेदा में 10 मंडल हैं। इन 10 मंडल में जो सेकेंड से लेकर सेवंथ मंडल है या बुक सेकेंड से लेकर के बुक 7 है, वो एक्चुअल ऋग्वेदिक टेक्स्ट है, यानी कि वो उसको कहा जाता है कि वो बुक जो है ऋग्वेदिक पीरियड में ही कंपोज हुई है। और कंपोजिशन ओरली हो रही है दोस्तों, कोई लिख के नहीं हो रही है। कंपोज कर इसको कोई एक पर्सन भी कंपोज नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या होता था कि कई सारे ऋषि ऐसे मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, तो कभी किसी को कोई नॉलेज आई, कोई चीज रिवील हुई, कोई चीज रियलाइज हुई, कभी किसी को कोई चीज रियलाइज हुई, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक नॉलेज है, ये भी एक विद्या है, ये भी एक नॉलेज है, ये भी एक नॉलेज है। तो इन सारे नॉलेजेस को हम लोग कलेक्ट कलेक्ट कर करके हम लोग कहते हैं कि ये सारे ऋग्वेदिक नॉलेज है। तो ऐसे जो कंपोजिशन हुई हैं, तो बुक्स 2 to 7 आर कंसिडर्ड फैमिली बुक्स। और जो बुक्स 1, 8, 9, 10 है, ये 4 बुक्स हैं, दीज आर लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये इनको ऋग्वेदों का ही हिस्सा माना जाता है, बट दीज आर कंपोज्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। बुक 10 जो कि 10th मंडल है, 10th मंडल में एक सूक्त है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त से हमें जानकारी मिलती है कि और जो 4 वर्ण्स हैं हमारे, उन 4 वर्णों की ओरिजिन कहाँ से हुई है, उनके 4 वर्णों की ओरिजिन। तो एक आदि पुरुष के एक जो हमारे आदि पुरुष हैं उनके ग्रेट सेक्रीफाइस से, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमें 4 वर्ण मिले हैं। फिर जो ब्राह्मण्स who recite Rigveda, they were called Hotri. Those who recite and they had the duty of recite and propagate and transmit Rigveda, they were called Hotri Brahmins. Then those who were given the charge of reciting and transmitting Samveda were called Udgatri Brahmins. Yajurveda, other Advaryu Brahmins, and Atharved is the Veda with no other Veda without Brahmins. Atharved is actually a work of non-Aryans, and there is no Brahmin, no a particular priest associated with Atharved. So Atharved is called Veda without Brahmins. Then why, question is, if Atharved is not the original work of Aryans, then why Atharved is considered the Vedic text? Because of its content. देखो अथर्ववेद में ये चीजें हैं कि इसमें एविल स्पिरिट को इन्वोक करने वाली बात कही जाती है, और जो कि जो वैदिक टेक्स्ट हैं वहां पे कि अच्छे भगवान को याद करने वाली बात है। तो अथर्ववेद की जो मतलब कि कंटेंट है वो दूसरे वैदिक टेक्स्ट के कंटेंट से कुछ अलग है। बट फिर भी इसको वैदिक टेक्स्ट का दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि इसमें जो कुछ और भी कंटेंट है, जैसे कि हमारी आयुर्वेद, इंडियन मेडिकल सिस्टम, मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेद, वो अथर्ववेद की ब्रांच है। देन बीज गणित जो हमारी रेखा गणित है, जो ज्योमेट्री है हमारी, नॉट बीज गणित, हमारी रेखा गणित ज्योमेट्री, वो अथर्ववेद की पार्ट है। इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष, वो अथर्ववेद की पार्ट है। तो कंटेंट के हिसाब से इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें अथर्ववेद में है, एंड दीज इंफॉर्मेशंस आर द पार्ट वर्क ऑफ नॉन आर्यंस। नॉन आर्यंस की पार्ट, ये हमारे इंडिजिनस डेवलपमेंट है ये सारी। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी क्लियर होती रहेंगी इस लेक्चर्स के थ्रू।
Then we have some information for prelims. Is this okay? Some more information about prelims about Upanishad. So there are total of 108 Upanishads. We know so far. There can be many. We know 108 Upanishads. These Upanishads are classified into Mukhya Upanishad, Samanya Upanishad, Sannyas Upanishad, Sakta Upanishad, Vaishnav Upanishad, Shaiva Upanishad, Yoga Upanishad. And Upanishads are in the form of dialogue between a guru and shishya, teacher and disciple. Among these Upanishads, Mukhya Upanishad is the most important. It is 13 in number, and it is also because of its content, it is also called Mukhya Upanishad or Principal Upanishad. Then there is one Upanishad, Kathopanishad, which is in the form of dialogue between Nachiket and the Lord of Death, Yama. It deals with the issue of death. Then there is Mahopanishad, Maha Upanishad. It contains the idea of universal family. It talks about the idea of universal family, the Vasudhaiv Kutumbakam. मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो हमारी स्लोगन है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से ली गई है। श्वेत सत्रोपनिषद पहली ऐसी उपनिषद है जो शिवा को डिस्क्राइब करती है। केनोपनिषद इट इज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट उमा और पार्वती एंड छंदोग्य उपनिषद इट इज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट कृष्णा's childhood. These can be important for your prelims point of view or for your state PCS examinations. UPSC generally don't ask these types of questions, but still you should be knowing these also. Then Atharva is considered non-Aryan work. This has been dealt with. Aryan, okay. Okay, yes. One important thing. See, यजुर्वेद में यजुर्वेद हमारे रिचुअल्स की बात करती है कि क्या रिचुअल्स हैं, क्या क्या करनी चाहिए, क्या रिचुअल्स हैं, उन सब की बात करती है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो रिचुअल्स की इम्पोर्टेंस की बात करती है। बट कोई भी वेद रिचुअल्स कैसे करनी चाहिए, वो हमें कोई भी वेद नहीं बताती है। फिर हमें रिचुअल्स कैसे करनी चाहिए, कैसे पता चलती है? तो इसके लिए एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है, जो हमें बताती है कि रिचुअल कैसी करनी चाहिए। जो हमारे हवन वेदी है, उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, उसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ है, हाइट है, उसकी डायमेंशंस एग्ज़ैक्ट डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी मेजरमेंट्स, ये सारी जो हमारी रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स परफ़ॉर्म कैसे करनी है, तो ये सारी बातें हमें एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट से पता चलती है, जिनको हम कहते हैं कल्पसूत्र। So Kalpasutra is a part of Vedang literature. Vedang is a supplementary text developed in order to add in the proper pronunciation, proper understanding of Vedas. So our next discussion will be Vedang literature. So Vedang, Ved Ang, Vedang, Ved plus Ang. Ang means limb. So Vedants are called limbs of the Vedas. So these are the supplementary texts aimed at helping the proper recitation, use and understanding of the Vedas. देखो दोस्तों, जो भी हमारी वैदिक लिटरेचर है, संस्कृत में है, और संस्कृत में प्रोनंसिएशन सेम वर्ड की अगर अलग-अलग प्रोनंसिएशन है, तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि प्रॉपर प्रोनंसिएशन क्या होनी चाहिए वर्ड्स की। जो भी हम सूत्र पढ़ रहे हैं, जो भी हम रिचुअल्स कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए। जो भी हम मंत्र पढ़ रहे हैं, उसकी प्रोनंसिएशन कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर हम ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए एक कुछ सप्लीमेंट्री टेक्स्ट जब डेवलप की कुछ सप्लीमेंट्री ग्रंथ डेवलप किए गए। इन सप्लीमेंट्री ग्रंथ को कहा गया है वेदांग। टोटल 6 ग्रंथ हैं ऐसे, जैसे फोनेटिक्स शिक्षा। फोनेटिक्स is the text that deals with the pronunciation of words. Phonetics deals with pronunciation of the words. Pronunciation of the word. Then there is another text, meter or chand. The meter or chand is designed in order to recite Vedas in a proper manner, so that it is easy to understand, so that it is easy to retain also. So meter or chand is a type of text
जो कि डिजाइन की एक सिमेट्रिकल वे में एक पैटर्न की तरह इसको डिजाइन की गई है, एक पैटर्न की तरह डिजाइन की गई है, ताकि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के तरफ आने में आपको एक क्लैरिटी रहे, एक पैटर्न दिखे, और इस पैटर्न से आप कोई भी चीजें अच्छे से रिटेन कर सकते हैं। देन देयर वी हैव व्याकरण और ग्रामर। ग्रामर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनी लिटरेचर, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आपको ग्रामर पढ़नी चाहिए। आपने बचपन पढ़ा है ना, ग्रामर इज दैट टूल which tells us how to read, write and speak any language properly. So same is the case with Vedic literature also. In order to read, write and speak Vedic literature properly, we should be knowing some rules of grammar also. So grammar is a text that is developed in later Vedic period as part of Vedang literature. Then we have etymology. Etymology deals with the origin of the words. Origin of the word. जैसे कि अभी आपने देखा था कि वेदास की फॉर्मेशन, वेदास की रूट वर्ड है विद, विद मीन्स नॉलेज। तो इसी तरह किसी वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुई, उसको डील करती है ये एटिमोलॉजिकल टेक्स्ट, निरुक्ता। देन वी हैव रिचुअल, कल्प। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर, वेदांग लिटरेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी deals with planetary movements. See, astronomy, and there are two words, astronomy and astrology. So, astronomy is the planetary movement. But if you predict something on the basis of planetary movement, it is called astrology. So, planetary movement deals with the planetary movements and predictions. जैसे अभी कुंभ हो रही है ना, तो कैसे डिसाइड होती है कि कुंभ कब होगी? ये ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है, तभी तो इसको यूनेस्को की स्टेटस मिली हुई है, वर्ल्ड हेरिटेज, इसको यूनेस्को की स्टेटस मिली हुई है। तो साइंस ही है ना, ऐसे कोई इसमें कोई रिलीजियस चीज नहीं है, रिलीजियस इसमें कोई भी बात नहीं है, ये एक कंप्लीट साइंस है। सो प्लानिटरी मूवमेंट को देख करके पहले से पता चल की जाती है कि किस प्लानिट की मूवमेंट कहाँ पे होगी, उसके अकॉर्डिंग कोई इवेंट्स होती है। सो प्लानिटरी मूवमेंट्स इन एस्ट्रोलॉजी, उसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्शंस होती हैं। सो एस्ट्रोलॉजी इज अनदर ब्रांच ऑफ वेदांग, अनदर साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस एक्चुअली। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट Kalpasutra. So Kalpasutra deals with rituals. It tells us how to perform ritual, correct way to perform rituals. So out of these six Vedangas, Kalpa is the most important. It is full of formula or sutra. It is divided into three parts: Griha Sutra, Shrauta Sutra, and the Dharma Sutra. These Kalpa literature became the basis of later Hindu laws. So Griha Sutra deals with the household rituals such as marriage and other household rituals, Upanayan and other sanskars. So all the household rituals are dealt in Griha Sutra. Then we have Shrauta Sutra, another part of Kalpa literature. Kalpa Sutra is Shrauta Sutra. So it deals with rituals and ceremonies for the society. सोसाइटी अगर कोई हवन कर रही है, सोसाइटी अगर कोई सेरेमनी, सोशल सेरेमनी हो रही है, तो उनके लिए जो भी रिचुअल्स हैं वो स्रोत सूत्र में है। स्रोत सूत्र में एक टेक्स्ट है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र डील्स विद ज्योमेट्रिकल डिजाइन। शुल्ब सूत्र, तो शुल्ब सूत्र से ही हमें पता चलती है कि जो अभी हमारे हवन की वेदी होगी उसकी डायमेंशन, प्रॉपर डायमेंशन क्या होनी चाहिए। शुल्ब सूत्र से ही आगे चल करके हमारी आर्किटेक्चर डिजाइन होगी। शुल्ब सूत्र के बेसिस पे ही हमारे आगे की आर्किटेक्चर, जो भी आर्किटेक्चर बनने वाली है, वो शुल्ब सूत्र के ही स्टडी से ही आगे की हमारी आर्किटेक्चर डिजाइन होगी। देन धर्म सूत्र। धर्म सूत्र डील्स विद सोशल नॉर्म्स एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। समाज में हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी क्या आचरण है, ये सारी चीजें धर्म सूत्र से बनने वाली है। तो गृह सूत्र और धर्म सूत्र, गृह सूत्र एंड धर्म सूत्र became the basis of later Hindu text धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र को हम आगे डील करेंगे अपनी, पॉसिबली अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि धर्मशास्त्र को एक अलग से हमें डील करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और धर्मशास्त्र के बेसिस पे हमें अपनी सोसाइटी को समझना है। सो out of six Vedants, Kalp is the most important, and Kalp is divided into three parts: the Grih Sutra, Shrauta Sutra, and Dharma Sutra. I hope this is clear to you. अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। So let's moving on to our next discussion, that since this is see, this is no, there are number of Vedic literature, Vedic text, and it is impossible to deal all of them. So I have discussed with you the sample
sources and those sources which are important for UPSC examinations. Now moving on to, so we have a corpus of Vedic literature. बट इन वैदिक लिटरेचर को हम एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते? अगर ले सकते हैं तो किस हद तक ले सकते हैं? क्या लिमिटेशंस है, क्या चैलेंजेज हैं, वो हम देखते हैं। तो वैदिक लिटरेचर को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री लेने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वैदिक लिटरेचर अपने आप में एक वास्ट है एंड कॉम्प्लेक्स है। और जैसा कि आपने देखा है कि वैदिक लिटरेचर के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है, कई सारे एक्सप्लेनेशंस है, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं एक वेदा से एसोसिएटेड, कई सारे अरण्यक हैं, कई सारे उपनिषद हैं। तो एक तो वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स है और दूसरी इसके एक तो वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से सारे वैदिक लिटरेचर को पढ़ पाना, इंटरप्रेट कर पाना काफी चैलेंजिंग है। दूसरी बात है कि सारी वैदिक लिटरेचर है भी नहीं। Many literatures must have been lost because of oral transmission. Then there are different interpretations. तो कौन सी important, although जैसा मैंने बताया था कि वेदों को मानी जाती है कि यही सत्य है, इसको कोई प्रमाणिकता की जरूरत नहीं है। बट चूंकि सत्य के अपने अपने अलग कई सारे वर्सन है, कई सारे एक्सप्लेनेशन हैं, तो सत्य भी कई सारे हो गए। तो इनमें से कौन सा अल्टीमेट ट्रूथ है, ये पता कर पाना फिर मुश्किल है। डिफरेंट वर्सन्स और डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ वेदास। तो ये भी एक चैलेंज है। अब कौन सी वर्सन को हम सही माने, कौन सी वर्सन को हम हिस्टोरिकल फैक्ट माने एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, किस वर्सन को हम एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री ले, फिर ये डिसाइड करना पड़ना मुश्किल है। देन देयर इज चैलेंज ऑन कि अबाउट देयर इज नो कंसेंसस और लैक ऑफ कंसेंसस on the dating of Vedas, the period of its composition. वेदास की कंपोजिशन किस पीरियड में हुई, कब हुई, कहाँ पे कई कौन सी चीज ऐड हुई, कौन सी चीज मॉडिफाई हुई, ये पता कर पाना मुश्किल है। अगर लिखित होती, अगर थ्रू आउट द पीरियड अगर ये लिखित कंपोजिशन होती तो हम वहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे हम पता कर सकते थे। लेकिन हमें एक कंपाइल्ड फॉर्म में मिली है और ये कंपाइलेशन किस पीरियड में, जैसे हमारे पास अभी की वेद अभी जो अभी हमारे पास वेदास है, तो वो कंपाइलेशन हुई है 11th सेंचुरी में। बट उससे पहले उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई, क्या नई चीजें जुड़ी हुई, उससे पहले कब कंपाइल हुई, ये सारी चीजें हमें पता नहीं है। तो डेटिंग को लेकर के हमारा एक मत नहीं है। डिफरेंट हिस्टोरियंस के बीच एक मत नहीं है इसके डेटिंग को लेकर के। फिर क्या हम वेदास को पूरी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं? वेदास आर द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। So as a Brahmanical text, it presents the Brahmanical point of view. It presents us the Brahmanical point of view. It reflects Brahmanical religious beliefs, practices, and points of view. So it cannot be considered as the overall representative of the society. Then finally, we have the problem of corroborating the evidences from the Vedas with archaeology. We have problems in correlating or corroborating evidences from the Vedas with archaeology. तो ये सारी चैलेंजेस हैं, ये सारी लिमिटेशंस हैं वेदास को या वैदिक लिटरेचर को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री लेने में।